हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरा नाम मारूफ है और हम लोग लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में डील करेंगे कि क्या रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स की इतनी सक्सेसफुल हो रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एज अगेंस्ट टू द यूरोपियन सब काउंटरपार्ट। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, या ये बात कह सकते हैं कि फुट होल्ड ओवर बंगाल इतना डोमिनेटिंग कैसे हुआ। So let's start with the British imperial history के बारे में। imperial कहे, colonialism कहे, colonial history कहे, it's one of the same thing. So entire जो imperial history है ब्रिटेन की, वो हमने पैराडाइज की है 2 phases में। पहला एम्पायर स्ट्रेच करता है अक्रॉस एटलांटिक ओशन से लेकर टुवर्ड्स अमेरिका एंड देन द वेस्ट इंडीज। एंड जो सेकेंड एम्पायर था इनका, दैट वाज अराउंड 1783 में, जहां पे इन्होंने पीस ऑफ पेरिस को साइन किया एंड देन दे स्टार्टेड स्विंगिंग टुवर्ड्स एशियन सबकॉन्टिनेंट पे आए एंड अफ्रीका में आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम जब इंपीरियल हिस्ट्री या कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटेन की, यूजुअली हमें फोकस तो अपने ही राज्य पर करना है, बट इसे हिस्टोरियंस 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो इनका अमेरिका की तरफ था, ज्यादा वेस्ट इंडीज की तरफ ज्यादा फोकस था, और सेकेंड फेज में दे वर पीस ऑफ पेरिस के बाद 1783 में के बाद दे शिफ्टेड टुवर्ड्स एशियन सब कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ ये शिफ्ट हो गए। नाउ ये जो इंपीरियल हिस्ट्री है ब्रिटेन की, इट स्टार्टेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ आयरलैंड से ये स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी के टाइम पर। इंग्लिश देन स्प्रैंग, इन्हें वापस से कहा जाता था न्यू रोमन्स, जो सिविलाइजेशन से चार्ज अप थे, सो कॉल्ड बैकवर्ड रेसेस को सिविलाइज करने के लिए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनफैक्ट ये यहाँ पर भी आइडियोलॉजी लेकर आए थे, जिसे ये लोग फेमसली कहते थे, जस्ट अ मिनट, ओके, सो देयर वाज अ आइडियोलॉजी जो यहाँ पर ये फेमसली इस्तेमाल करते थे, जिसे व्हाइट बर्डन कहा जाता था। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट बर्डन? व्हाइट बर्डन का मतलब कि भारत जैसे असभ्य, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, भारत जैसे असभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए, अनसिविलाइज समाज को सिविलाइज बनाने के लिए, that is the burden on their shoulders. So whatever they are doing, whether they are doing in the field of education, whether they are doing in the field of law, whether they are doing in the field of, let's say, anything, what actually they are doing is that they are actually civilizing the most uncivilized society which they considered in the world, right? Whereas ये तो इनकी एक hypothesis था, but अगर आप इंडियन हिस्ट्री के जैसे सुहाने चैप्टर्स को ओपन करेंगे, तो हम तो सिविलाइज्ड कब से हैं? आईवीसी के टाइम से हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से सभ्य सोसाइटी कहलाते हैं, जब पूरे का पूरा यूरोप एक स्लेव उसमें था, एक स्लेवरी से जूझ रहा था, हम तब सिविलाइज्ड हो गए थे। So we were way forward, but just because we didn't had any ruling power and they were too advanced compared to us, so they had an ideology जिसे white burden ये लोग काफी पॉपुलरली कहते थे। तो अंग्रेज आयरलैंड को कैप्चर करने के बाद 16वीं सेंचुरी में न्यू रोमन्स की तरह उभरे, और इनका एक ही एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, जो ये काफी ज्यादा पॉपुलराइज कर रहे थे कि हम लोग सभ्य बना रहे हैं अनसभ्य सोसाइटीज को जितनी भी इस दुनिया में है। फॉर दिस द पोस्ट एनलाइटमेंट intellectuals of Britain and Europe in general, they started certifying themselves very very civilized, orientalized people and others. Owing to their spatial situational forces, the nature of imperial ideology of Britain changed over time, but its fundamental remained the same. Very 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 interesting. The theoretical slide लग रही है, but बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि देखिए इनकी आइडियोलॉजी क्या है इस टाइम पर। एक तो हमने बोला कि 2 फेजेस में ही पूरी की पूरी इंपीरियल हिस्ट्री डिवाइड की गई है, पहले अमेरिका वेस्ट इंडीज की तरफ, दूसरा भारत और अफ्रीका के राज्यों की तरफ, और एक ही आइडियोलॉजी को लेकर ये आए हैं कि हम भाई सबसे सिविलाइज्ड हैं, और तुम जितने भी असभ्य लोग हो इस पूरी दुनिया के,
हमारा काम है, हमारे कंधों पर ये सब, हमारे एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य है तुम्हें सभ्य बनाना। ये इनकी मेजर आइडियोलॉजी रही है जो इन्होंने काफी ज्यादा प्रोपेगेंडाइज किया है। आज आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, किस बारे में बात कर रही है। लेट्स टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट एक एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? ये स्ट्रैटेजिकली आए थे या कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल था, कि ये ट्रेड के उसमें से नियत से आए, जैसे कि पुर्तगीज, डच एंड फ्रेंच आए, एंड सूनर और लेटर they got into the politics of India and they started ruling India. So was it accidental or intentional? इसका आंसर क्या? हिस्टोरियंस काफी डिबेटेबल इशू है ये, तो हिस्टोरियंस ने काफी डिबेट किया है फंडामेंटल क्वेरी के ऊपर कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया क्या एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। जॉन सीले लीड करते हैं ग्रुप को, विच सेज दैट, यहाँ पे स्लाइड अधूरी सी है, ओके नो, यहाँ पे स्लाइड अधूरी सी है। यहाँ पे कुछ आपको देखेंगे कि मेजर वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर अबाउट टू से एंड दे हैड अ पॉपुलर बिलीफ कि जो भी एक कॉलोनियल रूल था इंडिया में, दैट वाज एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। दे केम विद द इंटेंशन टू ट्रेड इन इंडिया, नॉट just to rule India, ठीक है। But as soon as possible they saw the असभ्य society and they started on a head of civilizing the whole society, उसकी वजह से एक sort of ये ruling power में convert या तब्दील हो जाती। Accusation of India was made blindly. Nothing great that has ever been done by Englishmen was done so unintentionally and so accidentally as the conquest of India that was done, said by John Seeley. The deeper reasons of intention and motive for the company acquisition of vast areas of territory are more obscure. For the expansion occurred in just different parts of India at different times. In each particular situation, the precise British interest was at stake, varied, and perceived danger to them, as did the relative weight in decision making of different British groups concerned in Indian affairs. So, what is actually making a statement over here is that कि एक्विजिशन ऑफ इंडिया जो था, हाँ वो ब्लाइंडली किया गया, राइट। मतलब ऐसा था कि ऐसा कोई इंटेंशन इनकी नहीं थी यहाँ पर आकर के हमें इसे कॉलोनी बनाना है, बहुत ब्लाइंडली ये डिसीजन था, क्योंकि कुछ भी ग्रेट एज सच इंग्लिशमैन, मतलब एज सच दे हैव नेवर डन बीन डन बाय इंग्लिशमैन, कि जो इतना अनइंटेंशनली एंड एक्सीडेंटली होता एज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज व्हाट ही जॉन सीले सेड। उनके कहने का मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो अगर ये इतना इंटेंशनल होता तो ये पूरे का पूरा भारत को कब्जे में कर लेते, पर ऐसा नहीं था। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ भारत को कब्जे में किया एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम फेजेस में। दैट शोज कि यहाँ पर जो इनका कॉन्क्वेस्ट था वो काफी ब्लाइंडली था और अनइंटेंशनल था, और इसने ये भी कहा कि इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती इंग्लिशमैन के लिए जितनी बड़ी ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया था। आते हैं नेक्स्ट पे, जूडिथ ब्राउन कहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज मेड ब्लाइंडली अगेन, unintentionally, accidentally and in a fit of absent mindedness। ये स्कूल ऑफ ओपिनियन कहता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए और उनका कोई भी डिजायर नहीं है टेरिटरीज को एक्वायर करना, स्क्वेंडर करना उनके प्रॉफिट्स ऑन वॉर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना। द इंग्लिश इट इज आर्ग्यूड वर अनविलिंगली, पॉलिटिकल जो टर्मोइल इंडियंस के अकॉर्डिंगली थी वो इसमें बहुत अनविलिंगली पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते थे, एंड दे वर एक्चुअली फोर्स्ड बाय द इंडियन मैन टू एक्वायर द टेरिटरी। The other group says that the Britishers came to India with a clear and a strategic intention of establishing a large and powerful empire, a plan which they completed by working on it bit by bit over the years. So दोस्तों काफी theoretical है, पर ये मेजर क्वेश्चंस है हिस्ट्री में कि क्या ये एक्सीडेंटल है, क्या ये इंटेंशनल है। तो जॉन सीले कहते हैं कि ब्लाइंड है, इंटेंशनल नहीं है, बहुत ही बड़ा अनइंटेंशनल काम। ब्राउन, जूडिथ ब्राउन भी कहते हैं कि ये काफी अनइंटेंशनल है। इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में, हमें फोर्स किया गया और हमें खुद बीच में घुसाया गया, हमें खुद फोर्स कर ये एक्वायर करने के लिए मजबूर किया गया।
And in fact, the other group says कि ये बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ इंडियन लैंड पर आए थे एंड दे स्पेक्यूलेटेड कि बिट बाय बिट इन्हें कैसे कैप्चर करना है इंडियन लैंड पर. काफी थ्योरेटिकल आंसर है. सो इसके अलावा इन्होंने डिसमिस किया ये प्रोपेगेंडा, द क्लेम ऑफ पीसफुल इंटेंट एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. In its early days, both of these opinions appear to be overstating their viewpoints. Initially, perhaps company officials started acquiring territory just to protect their trade interests, especially when they saw that kitna factionalized political system tha. They came to realize how easily they could pit one local ruler against another and begin to interfere in local politics, in the process acquire territory. But later on, the British politicians back in Britain and the administration sent by them to India worked on a clear desire and planned to acquire territory and establish an empire. So according to this viewpoint, it is being said कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसका मेजर यही प्रोपेगेंडा था कि जो उसका ट्रेड इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना. पर उसने देखा कि इंडिया का पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो काफी फैक्शनलाइज है, काफी चीजों में बटा हुआ है. यहाँ पर एक रूलर को आप पिटन कर दो और वो बीफ में आ जाता है दूसरे रूलर के साथ, तो काफी इजी है. दिस इज हाउ आप इन्हें पपेट की तरह यूज कर सकते हो. मीर जाफर अगेंस्ट सिराजुद्दौला, किसी को भी कुछ भी कह दो एंड दे विल थ्रोन के लिए, ये पावर डायनामिक्स के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे एंड अपने ही लोगों के खिलाफ भी आ सकते हैं. एंड इससे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्वायरिंग द टेरिटरीज. बट इट इज बीइंग सेड कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोपेगेंडा था इंडिया में, पर पीछे जो ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स थी, उसके पास ये बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान था इंडिया को एक्वायर करने का और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने का. सी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो प्रॉफिट पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, दादा भाई नेहरू जी ने बार बार इसमें समझाया है कि इनका प्रॉफिट, इनका मेजर मकसद यहाँ पे कोई डेवलपमेंट या बेटरमेंट की तरफ नहीं था. इनका मेजर मकसद था अपने ट्रेड को बढ़ावा देने का. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पैरेलली यूरोप में स्टार्ट हुआ है, उसके लिए दे जस्ट वांटेड अ मार्केट फॉर रॉ मटेरियल्स एट अ चीपर प्राइस एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड एट अ हायर प्राइस. सो द इनॉर्मस प्रॉफिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाया इंडिया से attracted the English traders as did other Europeans also. A desire quick profit के लिए, personal ambition individuals के लिए, plain avarice के लिए और political developments के effect से in Europe में ये some of the factors थे जिसने ब्रिटेन को interested रखा in to increase their political clout in India में. At times they waged even wars to protect their commercial interests. Battle of Plassey is one of them. At others, they did so to protect their Indian allies from the potential risk. ये हम देखेंगे. B.L. Grover writes, Lord Wellesley resorted to aggressive application of subsidiary alliance to extend British dominance in the country as a defensive countermeasure against the imperialistic designs of Britain and Russia. From 1798 to 1818, the British motives were consciously imperialistic. Hastings further carried the policy of Wellesley and treated India as a conquered rather than an acquired country. Thereafter, the British seemed to work on a set design to conquer the whole of India and even some neighboring states as well. Very, very interesting to note that कि जहां पे इनको इतना फायदा हो रहा था ट्रेड से, जिसने काफी इनको इल्यूर किया, इवन कि अदर यूरोपियंस को इल्यूर किया. एंड अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन इट इज बीइंग सेड कि पहले तो ट्रेड ही था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने ये पॉलिटिसाइजेशन या पॉलिटिक्स समझने की कोशिश की इंडिया की, तो इन्हें समझ आया कि ये अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं ज्यादा. एंड इसी चाहत में लॉर्ड वेल्सेले ने कितने बुरी तरीके से कहें या कितने स्ट्रिंजेंट तरीके से सब्सिडरी एलायंस को यहाँ पर अपनाया. फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने वही ड्रीम को कंटिन्यू किया. तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि ये ब्रिटेन का ड्रीम था इंडिया को कॉन्कर करना, राइट. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. अब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ, हम किस टाइम फ्रेज को कह सकते हैं कि उस टाइम फ्रेज से ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया हैज स्टार्टेड.
तो मिड 18th सेंचुरी की बात हम रखें, जब इंडिया वेरियस हिस्टोरिकल फोर्सेस वर एट वर्क, consequent the country moved towards a new direction. Some historian regard the age, कहते हैं कि ये 1740 वाला टाइम था जब अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में इंडिया के ऊपर सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई हो रही थी. In the wake of War of Australia succession in Europe as the beginning of British period, some historians say कि 1757 को हम रखते हैं as a turning point, जहां पे ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया किसे, सिराजुद्दौला को, जिसे नवाब ऑफ बंगाल था पलासी में, एट अ डेजिग्नेटेड डेट. स्टिल अदर्स बिलीव कि लेट्स से कि इट वाज 1761 जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें मराठास को डिफीट किया था अहमद शाह अब्दाली ने, एज द बिगिनिंग ऑफ द फेज ऑफ अ न्यू इंडियन हिस्ट्री. सो देयर इज अ डिबेट कि किस पीरियड को हम लोग, अभी भी वी हैव नॉट कम टू अ कंसेंसस कि किस पीरियड को हम लोग आज कह सकते हैं कि वहां से ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया हैज स्टार्टेड. सो हाउएवर, जितने भी क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स आप पढ़ ले आर समवट आर्बिटरी. ठीक है, काफी आर्बिटरी है क्योंकि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी एंड इट टुक एक्चुअली, क्योंकि एज वी सेड ब्रिटिशर्स ने बिट बाय बिट किया, एकदम से नहीं एक्वायर किया, बिट बाय बिट किया. एंड इन फैक्ट ब्रिटिशर्स को 80 साल लग गए इंडिया को कॉन्कर करने के लिए. राइट. फॉर इंस्टेंस अगर हम 1761 के बारे में सोचें तो ब्रिटिश would certainly come to mind because of the victory over the Nawab of Palasi and over the French. But we were not entirely right off कि यहाँ से ब्रिटिशर्स का पीरियड स्टार्ट हो गया, which would probably be a mistake to interpret in terms of what we know in the present. Nonetheless, the circumstances under which the British succeeded are not clear. And the few bottlenecks which they faced were not of a serious nature. It is thus paradox which makes the causes of British success is in establishing an empire in India as a matter of interest. So ये काफी historians के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये समझने की कोशिश करता कि 80 साल इन्हें लग गए यहाँ पर इंडिया को एक्वायर से कॉन्कर करने के बीच में, और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन्होंने ये टर्निंग पॉइंट प्ले किया होगा. कुछ फैक्टर्स के बारे में तो हम यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं कि इंटायर प्रोसेस जो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन का ब्रिटिश में हुआ है, इसे अप्रोक्सीमेटली 100 साल तो इन्हें लगे. इन दीज 100 odd years इंग्लिश ने काफी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेक्टिक्स का प्रयोग किया. ठीक है, टू कॉन्कर द रूलर्स ऑफ इंडिया. वॉर भी हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी हुई, जो अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे आप जानते हैं जो इन्होंने इम्पोज की ओवर देयर पावर ओवर वेरियस किंगडम्स, और इन्हें फोर्स किया इन किंगडम्स को कि वो ब्रिटिश इंडिया के साथ जुड़ जाएं. राइट. द ब्रिटिशर्स वर नॉट अवर्स टू यूजिंग अनस्क्रुपुलस टेक्निक्स to exploit a situation of a region to get their support in their way. These causational factors, because you need to understand one thing, हम जिस इंडिया की इस टाइम पे बात कर रहे हैं उस इंडिया में कोई भी रूलिंग पावर नहीं है. कहने को मुगल्स अभी भी हैं, पर सक्सेसर्स औरंगजेब के बाद बहुत वीक हैं जो पूरे के पूरे इंडिया को रूल कर सके. जिससे क्या हो रहा है, एक कॉजेशनल फैक्टर्स इरप्ट हो रहे हैं, हर जगह का लोकल रूलर काफी ऊंचा हो रहा है एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस वॉर बिटवीन द रीजन्स व्हिच इज गोइंग ऑन. और ये सब फैक्टर्स को डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली यूज में ला रहा है होलसम ब्रिटेन. दिस इज वन ऑफ द कॉज कि ब्रिटिश की सक्सेस हुई इंडिया में. दूसरा देख लीजिए, हमने पहले भी पढ़ा कि यूरोपियन के as compared to the Europeans, why they were so successful? Because they were so superior when it comes to their military prowess. They are so superior when it comes to their arm technology. They are so superior when it comes to a strategic का use करना. So firearms की बात करें जो अंग्रेजों ने use किए, जैसे कि muskets हो गए, cannons हो गए, were better than the Indian arms. Both technologically करें या firing की उसमें बेस पर करें या स्पीड में करे या रेंज में अगर उसे कैलकुलेट करे. On realizing this, many Indian rulers imported these arms
और इन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को ही एम्प्लॉय किया कि हमारे वॉरियर्स को ट्रेन करें। सो एक लैंड, ठीक है, एक ऐसी सरजमीन जहां पर अगर आप योद्धा पीछे चले जाएं, महाराणा प्रताप, राइट, was it Akbar, was it even Aurangzeb was a very good well in the military tactic में बहुत है, शेर शाह सूरी, द ग्रेट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, ठीक है, बिंबिसारा, इवन मोर ऑफ देम वर देयर। एंड इनके बावजूद भी the Indians at that time they had to employ Europeans to train their warriors, ठीक है जी। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स थे और उनके रैंक्स थे वो अंग्रेजों के ऑफिसर्स के रैंक से तो कभी मैचअप ही नहीं कर पाए। इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी की अगर बात करें तो मिलिट्री ऑफिसर्स और आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ये सिर्फ मिमिक कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमें भी वो करना है। दे एक्चुअली लॉस्ट द ओरिजिनलिटी। अगेन आई एम रेफरिंग टू कि उसी जमीन में पैदा हुए हैं जिस जमीन ने एक ऐसे वॉरियर्स को, सिर्फ एक नहीं बहुत से वॉरियर्स को जन्म दिया। स्टिल राइट नाउ इंडिया इस टाइम पे सफर कर रहा है जहां पे वो सिर्फ इमिटेट कर रहा है, अपनी ओरिजिनलिटी को खो चुका है और अंग्रेजों को सिर्फ नकल अंग्रेजों की कर रहा है। बेटर, अंग्रेजों के पास मिलिट्री डिसिप्लिन काफी ज्यादा था, रेगुलर सैलरी थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, एक पूरा प्रॉपर सिस्टम था आर्मी को रेगुलराइज करने का, रैंक करने का, एक स्ट्रिक्ट रेजीम थी जो ये फॉलो कर रहे थे डिसिप्लिन की। were the means by which the English company ensured that the officers and troops were loyal. See, it's very important. Right now, अगर आप आज के circumstance में आए, आज के सिनेरियो में आए, भारत की जो आर्मी है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्मीज कहलाती है दुनिया की। वाई? रेगुलर सिस्टम ऑफ पेमेंट, नंबर वन कैन बी दिस, एक स्ट्रिक्ट रेजीम है हमारी। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अंग्रेज उस टाइम पर यूज कर रहे थे। इंडियन रूलर्स के पास इस टाइम पर इतना पैसा ही नहीं था कि वो इंडियन ऑफिसर्स को रेगुलराइज कर सके या रेगुलर टाइम पर सैलरी पे कर सके। द मराठास एट टाइम इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स को डाइवर्ट कर दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टू पे देयर ट्रूप्स। ऑल्सो द इंडियन रूलर्स वर डिपेंडेंट ऑन पर्सनल retinues or rabble of mercenary element जो amenable to discipline and could not turn rebellious or join the opponent when the going was not good। इसमें ये कहने का मतलब है कि इंडिया के जो ऑफिसर्स या मिलिट्री की अगर हम बात करें तो अब वो वही रह चुके थे जो रिटायरीज थे, ठीक है, जो बस वही थे, मतलब जो अपॉर्चुनिस्टिक थे, राइट, वो कभी भी ओपोनेंट्स को ज्वाइन कर लेते थे मीर जाफर और रीजन था। सो बहुत से ऐसे चीजें हमने देखी है कि वो ओपोनेंट्स को अगर गोइंग अच्छी नहीं हो रही, उनमें लॉयल्टी की और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है, राइट, वो कभी भी अपने ओपोनेंट को भी ज्वाइन कर लेंगे। एंड ये फैक्टर था कि हम लोग इतने दब गए बाय द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के पास एक सिविल डिसिप्लिन भी था और जो सिस्टम था सिलेक्शन का वो हेरिडिटरी पर बेस नहीं था एज कंपेयर टू द अनलाइक इंडियंस, एक फेयर सिलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स ये सेलेक्ट होते थे। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे या ट्रूप्स थे उन्हें चार्ज दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलायबिलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के डायस्पोरा या इंडिया के सिनेरियो में, और कास्ट या क्लान के टाइज पर। They themselves were subject to strict discipline. They were aware of the objective of the campaign. In contrast, अगर हम बात करें तो भारतीय administrators and military officers were appointed on the basis of caste, personal relation. They disregard the merit, they disregard the capability, they disregard the ability. As a result, definitely इनकी competence काफी doubtful रहेगी and they often tended to be rebellious and disloyal. जहां पे फायदा they will shift their flows for that thing, ठीक है जी। The next reason which gave a success upper edge to the Britishers for sure was their
commendable and brilliant leadership and support of the second line leaders. और ये जो फैक्टर है ना, तुम 1857 में जब पढ़ते हो ना कि वापस से इनकी सक्सेस क्यों हुई है साबित, तब भी तुम यही पढ़ते हो कि इनके पास ब्रिलियंट लीडरशिप थी और इनके जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स थे उनकी काफी ज्यादा दे वर सपोर्टेड. क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विल्सले, एल्फिंस्टोन, मुनरो, ठीक है, डलहौजी displayed commendable qualities of leadership. The English had an advantage of a long list of secondary second line leaders जैसे कि आयर, फूड, लॉर्ड लेक, आर्थर वेल्सले, जिन्होंने जो अपने लीडर के लिए नहीं सिर्फ लड़ते थे पर एक कॉज के लिए लड़ते थे, ग्लोरी ऑफ द क्राउन के लिए लड़ते थे. उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो बाद में इंडियंस भी इसे एम्बाइब करेंगे. द इंडियन साइड के पास भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रिलियंट लीडर्स नहीं थे. इस टाइम पर अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो यू कैन सी अ होल लेगेसी ऑफ द ब्रिलियंट लीडर्स जिनका वॉरशिप, मिलिट्री टैक्टिक्स वाज कमेंडेबल. मराठास, राइट. स्टिल अगर प्रेजेंट इस टाइम के सिनेरियो की बात करें, वी हैव टिपू सुल्तान, वी हैव हैदर अली, वी हैव तांत्या टोपे, वी हैव मधुराय सिंधिया, वी हैव यशवंत राव होलकर, बट हमारे पास सेकेंड लाइन नहीं थे ब्रिलियंट पीपल जो सपोर्ट लीडर को ही नहीं कॉज को कर सके. ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था दैट वी वर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर. एंड अंग्रेजों को ये बात हमेशा समझ आ गई कि इनको अगर हराना है इनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दो एंड दैट बिकम वेरी वेरी वीक. एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द इंडियन डायस्पोरा में. ये सब हो रहा था जिससे ब्रिटिशर्स जिसका फायदा उठा रहे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन फिनेंस की बात है तो इन्हें स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बैकअप था. कंपनी का जो ट्रेजर था, इनकम था, वो एडिक्वेट था कि वो फंड कर सकते थे वॉर्स को. वो इंडिया में जितनी भी वॉर्स हो रही है वो इजीली उन्हें चला सकते थे लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स तक. फर्दरमोर ये फैबुलस प्रॉफिट्स कमा रहे थे अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड कर कर. इनका वास्ट अमाउंट था इनके पास रिसोर्सेज एंड मनी, मटेरियल्स एंड मेन जो अवेलेबल थे ब्रिटिशर्स को कि उनके लिए इंडिया को कॉन्कर करना एट दिस टाइम बहुत इजी था. नेशनलिस्ट प्राइड बहुत वे टू इम्पोर्टेंट और ये नेशनलिज्म हम लोग लेट 18th या अर्ली 19th में देखेंगे. दे वर वेरी वेरी प्राउड एक्चुअली. ये इकोनॉमिकली काफी थ्राइविंग लोग थे जो बिलीव करते थे ग्लोरी ऑफ द क्राउन में, जो बिलीव करते थे अपने फ्लैग में. दे बिलीव्ड इन द मटेरियल एडवांसमेंट and the pride of their national glory. They faced the weak, divided among themselves Indian. This is what they called us at that time. Bereft of a sense of हमारे में इस टाइम पे ना ही कोई political nationalism था, ना ही कोई materialistic vision था जो हमारे में बहुत लेट इस freedom struggle में आएगा. ठीक है जी. अब जो पहला कॉन्केस्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले तो आपने पढ़ा कि फैक्ट्रीज, मसालीपट्टनम में फैक्ट्री हुई, सी बैटल एट सूरत में कर सूरत में फैक्ट्री, अभी फैक्ट्रीज बनाई. मद्रास को भी गोलकंदा, सुल्तान ऑफ गोलकंदा से ट्रेडिंग राइट्स ले लिए और वहां पे भी फैक्ट्री बना दी, उसको ट्रेडिंग सेंटर बना दिया सबका. बंगाल को भी कर दिया. पर अब यहाँ पर न्यू सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, नया प्रोपेगेंडा इनका आएगा जिसे हम लोग कहेंगे एक्वायर करने का. अब ये एक्वायर करेंगे, कंकर करेंगे और राजा की कुर्सी से राजों को हटाएंगे और खुद बैठने की कोशिश करेंगे. और ये स्टोरी स्टार्ट होगी बंगाल जैसे प्रॉस्परस राज्य से, जिसे मैं पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कीप इट फॉर 25 or 26 minutes. The more shorter the video, the more grasping power you will be having. So अभी तक अगर आपने ये समझा कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिशर्स और इनका अपर हैंड किन रीजंस की वजह से रहा, क्या कंट्रास्ट था इंडिया का और ब्रिटिशर्स का, जिसने ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा, एक थोड़ा नहीं, अपर हैंड दे दिया ओवर द इंडियन. अगर आपको थ्योरेटिकली ये सब समझ आ गया, व्हाइट मैन बर्डन समझ आ गया, then it will become very very easy to continue the story with the conquest of Bengal and that will finally lead to the Battle of Plassey.
So we'll continue in the next part. Till then, take care and bye bye.